हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो आप सभी को याद होगा, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने द कंपनी आर्मी के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को द कंपनी आर्मी स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, sawars, trained soldiers on horseback, and infantry, that is, pedal or foot soldiers. They were given training in archery, tirandasi, and the house of the sword, and the use of the sword. The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasants, and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers. तो क्या होता था कि जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उसमें क्या कुछ नए नए आइडियाज आ रहे थे, किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स के बारे में। लेकिन जो उसकी पावर है वो किसमें? वो मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या होती है। तो क्या हुआ कि जो मुगल आर्मी होती है वो मेनली दो टाइप के वो अपनी सेना बनाती थी, दो टाइप की। उसमें सेना में दो टाइप के लोग होते थे। कौन? कैवेलरी और इन्फेंट्री। कैवेलरी और इन्फेंट्री दो टाइप के लोग होते हैं। लोग क्या मतलब कि सेना होती है जो कि मुगल एम्परर्स के पास थी। तो जो कैवेलरी होता है वो घुड़सवार जिसे कहते हैं, यानी कि जो घोड़े में चढ़ के मारता है सबको। और इन्फेंट्री मतलब कि जो पैदल सिपाही चल रहे होते हैं उन्हें कहते हैं इन्फेंट्रीज। और दे वर ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी, द यूज ऑफ द स्वॉर्ड। और उन सबको आर्चरी मतलब कि जो तीरंदाजी और जो यूज ऑफ सॉर्ड यानी कि तलवार चलाना, ये सब भी क्या उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी कि जो कैवेलरी मैन और जो इन्फेंट्री वाले हैं इनको तीरंदाजी यानी आर्चरी यानी कि तीर चला, धनुष बाण चलाना और जो तलवार है उसका अच्छे तरीके से उसको चलाना, ये सब इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have large professionally trained infantry. तो यानी कि जो कैवेलरी जो होती थी, जो कि घोड़े में चढ़ के मारते थे, ये सब डोमिनेटेड द आर्मी। यानी कि कहीं भी आर्मी जाती है, ये सारे कैवेलरी वाले जल्दी से पहुंच जाते और वहां से घोड़े में चढ़ के, अब आप पैदल लड़ रहे हो और आपसे कोई ऊंचाई में आकर के लड़ रहा है, अब आपसे कोई बड़ा हाइट वाला आपसे लड़ लेता है तो हम लोग हार जाते हैं। और वो भाई घोड़े में चढ़ के मारते हैं तो आपको पहले हाथ उठाना, वो लोग क्या नीचे से तुरंत मार देंगे, तो ये ऊपर से तुरंत मार देंगे। तो ये क्या जो कैवेलरी लोग होते हैं ये सब क्या ज्यादा ये कम मरते हैं और ज्यादा मार देते हैं। और जो इन्फेंट्री वो कम मारते हैं। वो अगर उनके सामने कोई कैवेलरी वाला आ जाएगा तो कहीं घोड़ा ही उसके ऊपर चढ़ जाता है तो वो तो घायल हो गया, फिर कोई सैनिक आया उसे मार के चला गया, या फिर वही कैवेलरी मैन उसे मार देता है। तो जो इन्फेंट्री है वो कम लोगों को मार पाती थी जितना कैवेलरी मार लेती थी। तो जो मुगल एम्परर थे, मुगल स्टेट ने ये फील ही नहीं करा कि उन्हें एक ट्रेंड और एक प्रोफेशनली एक उनके पास इन्फेंट्री होनी चाहिए। The rural areas had a large number of armed peasants, and the local zamindar often supplied the Mughals with पैदल सोल्जर्स। तो जो रूरल एरियाज था वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे नंबर में जो लोग थे वो सब क्या जो ट्रेंड पीसेंट्स थे और लोकल जो जमींदार थे वो सब क्या मुगल्स को क्या पैदल सोल्जर्स इन्फेंट्रीज क्या सप्लाई कर देते थे। तो उनको इतनी ज़्यादा इन्फेंट्री होने की उनको क्या ज़रूरत नहीं महसूस हुई। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras
started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army, from the Indian word सिपाही meaning soldier. तो क्या होता है कि इसमें फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलने लगा. फिर इसमें क्या एक चेंज आता है. कैसा चेंज आता है? एक चेंज इसमें अगर एक चेंज आता है 18th सेंचुरी में, जब जो मुगल सक्सेसर थे, जो मुगल के सक्सेसर स्टेट थे जैसे कि अवध और बनारस, इन्होंने ये मना कर दिया कि हम पीसेंट्स को अपनी आर्मी में नहीं रखेंगे. उनको क्या एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्फेंट्री, प्रोफेशनल पैदल सिपाही चाहिए थे, प्रोफेशनल सोल्जर्स चाहिए थे. और यही देखते देखते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी ये जो सेम मेथड है जो प्रोफेशनल सोल्जर्स को रखने का, इसे भी क्या अडॉप्ट कर लिया, इसको भी अपने लागू करा लिया. और ये भी क्या आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो सब क्या सिपाही ढूंढने लगी. तो सिपाही मतलब सोल्जर्स, सिपाही ढूंढने लगी. तो उनकी सेना को कह दिया गया, उनकी जो आर्मी थी उनको सिपाही का, वो सब सिपाही रखते थे, तो उनकी सेना को कहने लगे सिपोई. सिपोई एक वर्ड है जो कि जिसका हिंदी में मतलब होता है सिपाही. सिपाही मतलब सोल्जर. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उन्हें क्या उन्हें सिपाही कहते थे. एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 80s 20s, द cavalry requirements of the company's army declined. This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements, and its infantry regiments now become more important. तो क्या होता गया ऐसे वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, जब जो टेक्नोलॉजी थी वो जब चेंज हुई, कब 1820s में काफ़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी थी. तो उसमें जो कैवेलरी उनके रिक्वायरमेंट्स जो थे वो कंपनी के लिए क्या डिक्लाइन, कम हो गए. और ये क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो ब्रिटिश एम्पायर तब लड़ रहा था कहाँ, बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में. तो वो सब लड़ रहे थे. तो जो पैदल सिपाही यानी कि जो सोल्जर्स थे उनको क्या उन्हें गन्स दी जाती थी. कौन सी? वो आर्म होते थे, आर्म गन दी जाती थी. कौन सी? वो मस्केट्स एंड मैच लॉक्स. ये दो गन होती हैं जिससे वो जो मस्केट्स और जो मैच लॉक गन है जो कि कहाँ अफगानिस्तान, बर्मा, इजिप्ट ने इनके साथ लड़ाई. इधर साइड बॉक्स में बना भी है. मस्केट मतलब कि अ हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स. मैच लॉक्स मतलब एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्निटेड बाय अ मैच. तो क्या होता है कि जो मस्केट होती है एक हैवी गन थी, एक बहुत भारी गन थी जो इन्फेंट्री सोल्जर यानी कि जो सिपाही लोग थे वो यूज करते थे. और मैच लॉक एक बहुत पुरानी टाइप की एक गन थी, उसमें क्या पाउडर भरते थे और फिर उसे मारते थे. और पाउडर किससे भरा जाता था? मैच से भरा जाता था. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European-style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feeling? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? What did the sepoy feel? How did they react to change in their lives and their identity? That is their senses of who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys. You will read about this revolt in chapter 5. तो क्या होता है कि जो अर्ली 19th सेंचुरी में, जल्दी 19th सेंचुरी में क्या
कि जो ब्रिटिश लोग थे वो सब क्या यूनिफॉर्मली क्या मिलिट्री कल्चर ला रहे थे। जो सोल्जर थे वो इंक्रीजली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। यानी कि जल्दी मतलब कि जो ब्रिटिश लोग थे वो सब क्या, वो सब जितने भी उनके पास सिपाही थे वो सब क्या, उन सबका जो कल्चर मतलब कि उनका जितना भी कल्चर स्टाइल ट्रेनिंग डिसिप्लिन रेगुलेट मतलब कि रेगुलेटेड देयर लाइफ यानी रेगुलेशंस, ये सब क्या यूरोपियन स्टाइल में क्या ये सब लोग क्या कन्वर्ट करने लगे। ऑफन दिस क्रिएटेड बिफोर सिंस कास्ट एंड कम्युनिटीज फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर। और इन्हीं चीज में क्या ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी कि एक उन्हें क्या ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम, और यही सब चीज़ उन्हें क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और कास्ट एंड कम्युनिटीज फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फेस, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और इससे क्या जो कास्ट है कम्युनिटीज हैं इन सबको फील होने लगा कि इन सबको इग्नोर करा जा रहा है। और कुड इंडिविजुअल सो इजिली गिव अप देयर कास्ट, और क्या ये सारे जितने भी सिपाही विपाही थे ये सब जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे कुछ तो यहीं के लोकल के थे, तो उनका क्या ये सब जितनी भी उनकी कास्ट वास्ट रिलीजन है ये सब क्या बदल रहे थे। तो क्या ये जो सिपाही यानी जो सिपाही क्या फील करते थे, वो कैसे रिएक्ट करते थे अपनी लाइफ में, और ऐसा कौन सा सेंस वो क्या सेंस था कि वो कहते थे हु दे आर देवर यानी क्या है हम। और ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आप सबको एक ग्लिम्स देगी इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाही। ग्लिम्स मतलब ये आपको एक झलक देगी वर्ल्ड में कि सिपाही क्या है वर्ल्ड के, यानी वर्ल्ड के अंदर सिपाही क्या है आपको 1857 में आपको क्या झलक मिलेगी। और ये जो 1857 है इस रिवॉल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर 5 में, जो कि अभी काफी दूर है तो वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो अब हमारा द कंपनी आर्मी जो टॉपिक है इसी के साथ खत्म होता है, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी क्या खत्म हो जाता है। लेकिन आखिरी में एक चीज आती है क्या, कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन क्या है, तो चलो उसे भी पढ़ते हैं। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Sorry. Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come out to a far off country like India. By 1857, company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. तो क्या होता है कि कंक्लूजन आप सभी को तो पता ही होगा, यानी कि इसमें सब वही चीज बताई जा रही जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ के यहाँ तक आ चुके हैं। यानी कि जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो से लेकर के अभी ये कंक्लूजन के पहले वाले टॉपिक तक जितना पढ़ा है वो सब इन्होंने इतने से पैराग्राफ में क्या फिट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा चैप्टर क्यों पढ़ा, यही पढ़ लेते। अब यही पढ़ लेंगे तो क्या बहुत सारी चीजें जो इसमें नहीं भी लिखी गई हैं और इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसे क्या हो रहा है। अब जैसे लिखा है थर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई, और वो बनते बनते ट्रेडिंग कंपनी ट्रेड करते करते क्या एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर यानी कि यहाँ पे एक पावर बन चुकी थी। और जो अराइवल था ये न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी का अर्ली 19th सेंचुरी में, उसके में ये जो भी चीज़ है इनमें भी इसका क्या प्रोसेस एडेड हुआ। ठीक है, टेल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। अब
पहले कोई भी यूरोप से इंडिया आता था तो कितने 6 या 8 महीने इनको लग ही जाते थे इंडिया आने में, किसके, समुद्र के द्वारा। लेकिन फिर इन्होंने क्या इन्वेंशन करा, किससे, स्टीम शिप्स का, जिसने क्या ये जर्नी टाइम जो था 6-7-8 महीने का, इसे क्या बहुत ज़्यादा रिड्यूस करा। और ये 6-7 महीने से हटा करके 3 वीक यानी 3 हफ्तों में ये वहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। और ये जो ब्रिटिश जो है इन्होंने क्या इन्होंने सबको बताया कि तुम भी आओ किसी कंट्री जैसे इंडिया है। और जो 1857 है, इसमें जो कंपनी है यहाँ आई, कुछ डायरेक्ट रूल करने लगे। अबाउट 63% तक जो टेरिटरी थी और जो 78% तक जो पॉपुलेशन थी इंडियन कॉन्टिनेंट की, वो सब क्या ब्रिटिश के अंडर ही आ रही थी। Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इसने क्या वर्चुअली यानी कि डायरेक्टली, वर्चुअल मतलब कि नॉट रियली, तो नॉट रियली इसने पूरा जो इंडिया था, होल इंडिया, उसको अपने अंडर में कर लिया था, अपने कंट्रोल के अंडर में कर लिया था। तो ये जो हमारा कंक्लूजन था, ये भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।